शुरुआत करते हैं औरंगजेब से, जो सबसे शक्तिशाली अंतिम मुगल शासक थे। उनके बाद जितने भी शासक आए वह इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए। दरअसल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े-बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लग गए थे। जब औरंगजेब के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत आई तो यहाँ के क्षेत्रों पर अधिकार जमाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वह धीरे-धीरे इस विशाल देश के स्वामी बन बैठे? बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने कहा था कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। तो आपको बता दें कि औरंगजेब सबसे शक्तिशाली मुगल शासक थे, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। इसका मतलब यह है कि औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल शासक इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जब विद्रोह हुआ था, तो विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। भले ही वह नाम का शासक था, परंतु जब विद्रोह कुचला गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार डाला। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, यह कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी का चित्र है। अब बात करते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना कैसे हुआ। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल किया था। इस चार्टर या इजाजतनामे के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। इसका अर्थ यह था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में व्यापार नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें लेकर उन्हें यूरोप के बाजारों में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो चार्टर का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी और यूरोपीय कंपनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, और प्रतिस्पर्धा ना होने पर वह चीजें सस्ती खरीदकर उन्हें ज्यादा दामों पर बेचकर फायदा ले सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक कंपनी थी। वाणिज्य का क्या अर्थ है? वाणिज्यिक एक ऐसे व्यावसायिक उद्यम को कहते हैं जिसमें चीजों को सस्ते दाम पर खरीदकर फिर ज्यादा दाम पर बेचा जाता है और मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन यह चार्टर दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से तो नहीं रोक सकता था। तो फिर क्या हुआ? भारत में कई और व्यापारिक कंपनियों ने भी कदम रखा। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो और लोग भारत में व्यापार करने आए वह थे डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए। वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग पता लगाया। इन सभी व्यापारिक कंपनियों का भारत में आने का एक ही उद्देश्य था। वह भारत में मिलने वाली चीजें जैसे कि बारीक सूत के कपड़े, रेशम, मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची सस्ते दामों पर खरीदें
और फिर यूरोप के बाजारों में इन्हें महंगे दामों पर बेचें। क्योंकि यूरोप के बाजारों में भारत के सूती कपड़ों, रेशम और मसालों की बहुत मांग थी। अब व्यापारिक कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय बाजार में इन सभी चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और कंपनी का मुनाफा गिरने लगा। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ती गई कि जब भी मौका मिलता वह एक दूसरे के जहाज डुबो देते या रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर देते ताकि माल से लदे जहाज आगे न बढ़ पाएं। इन वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक कंपनियों की आपसी लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी अंत में विजयी रही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल में व्यापार करना शुरू किया और पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। इस फैक्ट्री के बनने के बाद 3 चीजें हुई। सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर किलेबंदी की। दूसरा, कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। इनमें से एक का नाम कालीकाता था, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। और तीसरा, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान जारी कर दे। फरमान का अर्थ है एक शाही आदेश जिसका पालन सभी को करना होता था। अब औरंगजेब के फरमान से सिर्फ कंपनी को ही यह अधिकार मिला था कि वह व्यापार के लिए कोई शुल्क ना दे। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें यह छूट नहीं थी। उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। अब बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध किया। व्यापार से युद्ध तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का आपसी टकराव काफी बढ़ गया था। यह वह समय था जब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। यहाँ हम बंगाल के 3 शासकों की बात करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण थे तथा शक्तिशाली थे। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला। इन तीनों नवाबों ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था। जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, उन्होंने व्यापार का अधिकार देने के लिए कंपनी से नजराने मांगे। कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया। कंपनी की बढ़ती किलेबंदी को रोक दिया और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार की इजाजत देने से बंगाल की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और बंगाल की ताकत कमजोर पड़ रही है। बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच यह टकराव दिनों दिन बढ़ता गया और इसका अंजाम पलासी के युद्ध के रूप में सामने आया।